विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं। विजेता वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि इतिहास में 22 मई को क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो दोस्तों, 1947 में ट्रूमन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें अमेरिका ने शीत युद्ध में तुर्की और यूनान की सहायता के लिए $400 मिलियन का प्रावधान किया गया था। सन 1949 में पश्चिम जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। सन 1971 को आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन एक सप्ताह की यात्रा पर सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। सन 1972 में पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया था। सन 1984 बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। बात करें 1990 की, तो उत्तर एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का अभ्युदय हुआ था। सन 1992 में बोस्निया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया संयुक्त राज्य संघ के सदस्य बने। 1996 में माइकल केमेडिसस तीसरी बार अगले 5 वर्षों तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रबंध निदेशक चुने गए थे। सन 2003 में अल्जीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में हजारों से भी अधिक लोग मारे गए थे। सन 2007 में गणितज्ञ श्रीनिवासन वर्धन को नॉर्वे का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 47 सदस्यीय मानवाधिकार समिति में पाकिस्तान को शामिल किया गया था। बात करें सन 2009 की, तो आज ही के दिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोह मू होन ने अपने घर के नजदीक पहाड़ियों से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सन 2010 में आज ही के दिन मध्य इराक के खालिस शहर के बाजार में हुए कार बम धमाके में 23 लोग मारे गए और 55 अन्य घायल हो गए। तो दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करें करंट अफेयर्स की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल द गुरुजी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 22 मई 2020 का करंट अफेयर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा, भारतीय वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया गया है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलॉट्स बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाएगी। अतिरिक्त हॉक या ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया है। एक अन्य जैगवार री इंजनिंग योजना भी थी जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जैगवार लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लेस किया जाना था। ठीक है दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं। दोस्तों, गणतंत्र होने से पहले, भारत के गणतंत्र होने से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। और जैसे ही भारत गणतंत्र हुआ 1950 में, इससे रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसमें कुल 13,576 एक्टिव सोल्जर्स हैं और लगभग 1720 से अधिक विमान हैं। ये भारतीय सशस्त्र सेना का भाग है और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, $750 मिलियन
के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है। इस कार्यक्रम ने भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को $1 बिलियन से बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में $1 बिलियन के वित्तीय समर्थन की घोषणा की थी। दोस्तों, बात करें विश्व बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएस में। यहाँ प्रमुख लोगों की बात की जाए तो डेविड माल्पस यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और अंशुला कांत सीईओ हैं और पेनी गोल्डबर्ग यहाँ मुख्य अर्थशास्त्री हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? दोस्तों, $2 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। यह सहायता ऐसे समय की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। दोस्तों, बात करें UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी की, ये जो है फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए राहत और निर्माण कार्यों के लिए जो है संगठन का निर्माण हुआ था। इस संगठन की स्थापना उसी उद्देश्य से की गई थी और संगठन की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1949 को की गई। यहाँ के उच्चायुक्त जनरल हैं पियरे कैनबोल और मुख्यालय इसका गाजा पट्टी व अम्मान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया है। दिलीप उमेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय इस्पात संघ के बयान में कहा गया कि दिलीप उमेन का इस्पात उद्योग में 37 साल से अधिक का अनुभव है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। दोस्तों, बात करें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसका मुख्यालय है भारत में। प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे SK रुंगटा जो कि इसके अध्यक्ष हैं। बात करें दोस्तों विश्व इस्पात संघ की तो इसकी स्थापना जुलाई 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसके चेयरमैन हैं HBIS ग्रुप के चेयरमैन यू योंग और दोस्तों JSW स्टील के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सजन जिंदल को यहाँ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों सोथो देश के प्रधानमंत्री हैं थॉमस थबाने ने, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ
उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री थॉमस तबाने ने कहा कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस में छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के तबाने काफी वक्त से कह रहे थे कि वह रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोकेत्सी मोहरो अगले पीएम होंगे। दोस्तों, बात करें लेसोथो की। सोथो की राजधानी मोसेरू है। आधिकारिक रूप से सोथो राज्य दक्षिण अफ्रीका की सीमा के भीतर एक एनक्लेव देश है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से इसकी 4 अक्टूबर 1966 को स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं टॉम थॉबेन हैं, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। उप प्रधानमंत्री यहाँ मोनेन मोलेल्की हैं। विधानसभा अध्यक्ष यहाँ सिपाही मुत्याने हैं। उच्च सदन को यहाँ सीनेट कहा जाता है और निम्न सदन को जो है नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो दोस्तों, चीन की सरकार ने जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध जो हैं बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरू से ही कई आरोप लगते रहे हैं। बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी इसे कहते हैं। दोस्तों, इसकी राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया दिवस ये 26 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ सम्राट जो है वो एलिजाबेथ द्वितीय हैं और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल क्वेंटिन ब्राइस हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो दोस्तों, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा की। इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया जा रहा है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। दोस्तों, बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस और संयुक्त जिसकी स्वतंत्रता जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन से इसकी घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 को, लेकिन इसको मान्यता है 3 सितंबर 1783 से। वर्तमान इनका जो संविधान है वो 21 जून 1788 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे नए गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहुदराबाद हैं, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा हैं। बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ पर सरकार जो है वो संसदीय गणतंत्र में है और प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना हैं, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं, अध्यक्ष जो हैं वो अब्दुल हमीद ही हैं और स्वतंत्रता पाकिस्तान से जो है इसको घोषणा हुई थी 26 मार्च 1971 को और ये अपना विजय दिवस जो है 16 दिसंबर 1971 इनका विजय दिवस है, जिसे 16 दिसंबर को प्रति वर्ष ये मनाते हैं और यहाँ की मुद्रा जो है वो टका कही जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। हर साल 21 मई को मनाया जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर का सेशन यहीं खत्म होता है। वीडियो में दी जा रही जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, यदि आपको बहुत अच्छे लग रहे हों, कंटेंट जो अगर आपको पसंद आ रहा है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लाल बटन आपको दिख रहा है उस पर अंगुली जरूर मारें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।